नमस्कार, सुप्रभात बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात महागठबंधन की, जिसके लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज शाम 6 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की एक अहम बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में तेजस्वी यादव से लेकर शरद यादव, मदन मोहन झा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के तमाम नेता शिरकत करने वाले हैं। महागठबंधन में शामिल वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग से लेकर तमाम तरह की रणनीति तय की जाएगी। हम लोग दे देंगे। अभी खरमास का समय चल रहा है, इसलिए शुभ काम हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इंटरनल बैठ के एक एक सीट पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कौन सीट पे कौन मजबूत होगा, कौन सीट निकाल सकता है, जीत सकता है। जाति समीकरण देखते हुए हम लोग कार्यक्रम करेंगे कि उसको वो सीट पे जगह मिले। मुकेश सहनी को जितना सीट चाहिए उतना सीट मिल रहा है और आई एम हैप्पी। मुझे कोई 1% की तकलीफ नहीं है। उसी तरीके से उपेंद्र जी को जितना सीट चाहिए वो उनको भी मिल रहा है, मांझी जी को जितना मिलना चाहिए उनको भी मिल रहा है। तो बेहद खास आज का दिन, क्योंकि आज महागठबंधन में जो पेच है उलझे हुए वो सुलझ जाएंगे। बैठक है आज शाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर पर। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, कितना अहम माना जाए इस बैठक को, क्योंकि रणनीति आज तय होगी, सीटों के बंटवारे पर लगभग बात फाइनल हो सकती है यहाँ? देखिए अनूप, ये बात सही है कि आज महागठबंधन की जो बैठक है काफी अहम है इस मायने से कि तमाम जो पेच फंसा हुआ है सीट बंटवारे को लेकर उसको सुलझाने की जरूर कोशिश की जाएगी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव से रिम्स में तमाम बड़े नेता मिलकर आए हैं, तो तमाम जो शरद यादव और जीतन राम मांझी बाद में मिलने गए थे। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव गए थे। तो तमाम नेता एक साथ बैठकर जो लबोलबाब है, जो लालू प्रसाद यादव से कंस्टेंट किया गया है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन जो अंदर खाने में खबर है कि लालू प्रसाद यादव का भी इंतजार किया जाएगा, यानी कि जब लालू प्रसाद यादव की जमानत अगर उनको मिलती है उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन आज की बैठक में इतना निष्कर्ष जरूर निकाला जाएगा कि आम सहमति जरूर बन जाए और इसकी घोषणा जो है सीट बंटवारे की घोषणा 14 तारीख के बाद, यानी कि मकर संक्रांति के बाद, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस सोच के व्यक्ति रहे हैं कि वो कम से कम इन सब चीजों को देखते हैं कि खड़वास है या 6 दिन कब जब होगा उस शुभ मुहूर्त में ऐसी घोषणा करना चाहते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि लालू प्रसाद यादव ने जो भी टिप्स दिए हैं या फिर जो भी सलाह दी है तमाम महागठबंधन के नेताओं को, उस पर एक विचार विमर्श आम सहमति बनाने की कोशिश जरूर होगी अनूप, ताकि बिल्कुल। और मुकेश सहनी के बयान पर गौर करें तो सब कुछ ऑल इज वेल है, क्योंकि तमाम लोगों को जो सीट मिलनी है, जो उम्मीदें हैं, वो सीटें उन्हें मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप नजर बनाए रखें, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले को खाली कराने के मामले में हाईकोर्ट में आज अपना फैसला हाईकोर्ट सुनाएगा। चीफ जस्टिस एपी साई की खंडपीठ ने 3 जनवरी को सभी पक्षों के बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि देश रत्न मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनने पर राज्य सरकार की ओर से दिया गया था। हालांकि बाद में जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन इसके चलते तेजस्वी उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तय जाने के बाद भी तेजस्वी यादव ने बंगला खाली नहीं किया। फिलहाल ये बंगला डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को अलॉट है, लेकिन तेजस्वी के बंगला खाली नहीं करने की वजह से सुशील मोदी एक पोलो रोड स्थित बंगले में रहते, जो उन्हें नेता प्रतिपक्ष रहते अलॉट किया गया था। तेज प्रताप रथ पॉलिटिक्स। जी हां, बीजेपी के रथ पर तेज प्रताप हो गए हैं सवार। जिस लालू यादव ने कभी लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, अब उन्हीं के लाल ने निकाली है रथ यात्रा। बिहार के महनार से निकला ये रथ अब पूरे सूबे में घूम घूम कर आपसी भाईचारे का संदेश बांटेगा। पहले रिक्शा, फिर साइकिल और सजा धजा हुआ चमचमाता घोड़ा रथ। बाकी सियासी दल किसी मोटर गाड़ी को रथ का रूप देते हैं, लेकिन पिता लालू की तरह खाटी सियासत करने वाले तेज प्रताप ने सही मायने में रथ निकाला है। तेज प्रताप ने वैशाली के महनार से एक रथ यात्रा निकाली। इस रथ का नाम तेज प्रताप ने धर्मनिरपेक्ष रथ रखा है। इसी रथ से वो अपनी संस्था
धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के कार्यालय पहुंचे। डीएसएस का रथ है ये, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ डीएसएस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। वो धर्मनिरपेक्ष रथ है, ना उस रथ का जाति है ना बिरादरी है। उस सारे मानव को, जितने भी मानव हैं और जितने भी मनुष्य हैं, तमाम लोगों को एक संदेश देता है कि सबका भगवान एक है। वो मानव का रथ है, इंसान का रथ है, धर्मनिरपेक्ष रथ है। हालांकि इस मौके पर जब तेज प्रताप से पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की रथ यात्रा की नकल कर रहे हैं, तो फौरन उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुन लीजिए। बीजेपी का रथ तो है हिंदू मुसलमान को लड़वाने वाला, वो रथ नहीं चलेगा। धर्मनिरपेक्ष रथ चलेगा, डीएसएस रथ चलेगा। तेज प्रताप अपने इस रथ को बिहार तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इस रथ पर सवार होकर देश विदेश तक जाने की हसरत रखते हैं। कहाँ जाएगा? पूरे बिहार में जाएगा? पूरे बिहार में मकसद क्या है? देश विदेश में घूमेगा। मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है तमाम लोगों को एकजुट करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। अब तेज प्रताप का रथ उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाता है या नहीं, ये रथ की चाल के साथ साथ साफ हो जाएगा। पटना से अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप के बयान पर एक बार फिर पलटवार किया है। पहले सूर्पनखा वाला बयान पर विवाद छिड़ा, इसके बाद तेज प्रताप ने जब मानहानि का मुकदमा करने की बात कही तो नीरज ने तेज प्रताप को आड़े हाथों लिया। नीरज ने तेज प्रताप को पढ़ने लिखने की नसीहत दे दी है। कि पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखना जानिए, शब्द कैसे लिखा जाता है, डिफेमेशन कैसे लिखा जाता है। तो जब लिखना जानिएगा तब न मानहानि का मुकदमा करिएगा। ये 8वां 9वां पास जिसकी पार्टी का नेता हो वह भी मानहानि की बात करता हो, हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। बिहार में यदि सत्तारूढ़ दल के विधायक 2019 के लोकसभा चुनाव को लड़ते हैं तो सरकार गिर जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार में शामिल जेडीयू और बीजेपी के सदस्यों के आंकड़े ही कुछ ऐसे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए की सरकार है। अगर एनडीए के विधायक सांसद बनने की मंशा रखते हैं तो उन्हें बिहार की सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है। इसकी वजह है एनडीए का बहुमत बॉर्डर लाइन पर होना। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू के 69 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 52 विधायक हैं। वहीं लोजपा और आरएलएसपी के 2-2 विधायक हैं। ऐसे में कुल आंकड़े की बात करें तो ये होता है 125 विधायकों का। अगर 10-12 विधायक भी लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाने की सोचते हैं तो सरकार खुद ब खुद अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। और इस बात को बीजेपी और जेडीयू के नेता भी मानते हैं। एनडीए के साथ जनमत है तो इस तरह की कोई आशंका नहीं है। पूर्ण बहुमत है, लेकिन बॉर्डर लाइन पे बहुमत है पूरी तरह से। नहीं, नेतृत्व जब निर्णय लेगा तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेगा। हर एमएलए की इच्छा होती है कि एमपी बने, लेकिन एमएलए की इच्छा पे निर्भर नहीं करता है ना, ये तो पार्टी की इच्छा पे निर्भर करता है। पार्टी के संसदीय बोर्ड तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा। बीजेपी और जेडीयू के ज्यादातर विधायक हैं जो सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार, विनोद सिंह, विनोद नारायण झा, अनिल सिंह, नितिन नवीन, नीरज सिंह बबलू सहित कई विधायक और मंत्री सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। वहीं जेडीयू की बात करें तो दिनेश चंद्र यादव, नरेंद्र नारायण यादव, कृष्ण नंदन वर्मा, महेश्वर हजारी, श्रवण कुमार और विजेंद्र यादव सहित कुछ अन्य विधायक संसद में जाने की ख्वाहिश किए हुए हैं। वहीं एनडीए के इस आंकड़े के खेल को लेकर आरजेडी तंज कस रही है। बिहार सरकार वैसे भी आईसीयू में है, किसी भी क्षण गिर सकती है। अब बहुत सारे दोनों दलों में जेडीयू और बीजेपी में भी तनातनी सामने आता रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और जेडीयू खेमे में इस पर मंथन भी शुरू हो गया है कि विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए या नहीं। हो सकता है कि दोनों पार्टियों में ये निर्णय लिया जाए कि विधायक 2019 का लोकसभा चुनाव न लड़े।
लेकिन इस फैसले के बाद दोनों दलों में अंदरूनी कलह भी लाजमी है। पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर पटना सिटी में अपराधियों ने जमकर फायरिंग की है। गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कुमान गोलंबर के पास की है, जहां जमीन विवाद में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बिस्कुमान गोलंबर के पास विजय यादव, अजय कुमार और सचिन कुमार एक गैरेज में बैठकर अलाव ताप रहे थे। तभी 5 से 6 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने वहां पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्यारेलाल बाग शीतला माता मंदिर का मैं महंत विजय कुमार पांडे हूँ। अच्छा। मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे जमीन है। जो कुछ लोग जो है गलत ढंग से जमीन, गलत ढंग से कागज 2 नंबर बना के हमको बार बार परेशान कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी उस जमीन का टाइटल चल रही है कोर्ट में। इनके द्वारा जैसे बताया गया है कि ये लोग बैठ के बिस्कुमान गोलंबर के पास अपना थोड़ा सा जमीन पर बैठ के अलाव ताप रहे थे और अचानक से 4-5 लोग आए हैं और इन पर फायरिंग करके चले गए हैं, जिससे ये लोग घायल हुए हैं। अभी तक इनके द्वारा किसी पर शक नहीं जाहिर किया गया है, लेकिन जैसा कि वहाँ स्थानीय नागरिकों द्वारा बताया गया है कि इसमें जो विजय यादव है, इनका भूमि को लेकर कई लोगों से विवाद है। तो प्रथम दृष्टया भूमि विवाद का मामला पता चल रहा है। और बेगूसराय से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी है और ट्रक ड्राइवर को गंभीर हालत में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। एफसीआई थाना क्षेत्र के बीहट में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और बताया जा रहा है कि लूट के इरादे से ट्रक ड्राइवर को गोली मारा गया है। इधर मुंगेर में अवैध तरीके से क्लिनिक चलाने के साथ साथ गर्भपात और प्रसव कराने वाली महिला को हिरासत में लिया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि तारापुर के फजेपीगंज मोहल्ले में सुनीता कुमारी के घर अवैध क्लिनिक चलता है, जहां गर्भपात के साथ साथ प्रसव किया जाता है और ये सारा काम एक अनुभवहीन महिला कर रही है। छापेमारी के दौरान ऑपरेशन करने वाला कई सामान यहां से मिला और साथ ही क्लिनिक्स में 2 महिलाएं भी मिली, जिनमें से एक महिला का सिजेरियन भी हुआ था। डीएनए टेस्ट करने वाली इस महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और पता चला कि सचमुच में वहाँ पे डिलीवरी की गई है और सिजेरियन भी किया गया है। और इसकी सूचना आज जब हम लोगों ने वहाँ पे छापेमारी की तो हमें पता चला कि लोग वहाँ पे जो पेशेंट है वो वहाँ पे हैं। उन लोगों को हम लोगों ने सही सलामत हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है और इनको हिरासत में लिया गया महिला को और इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये या किनके द्वारा वो ऑपरेशन किया गया है। वहाँ अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहा था, जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, शायद वो मैट्रिक पास भी नहीं है। और वहाँ पर 2 मरीज मिली, एक का सिजेरियन हो गया था 2 दिन पहले और एक नॉर्मल डिलीवरी रात में हुआ है। इधर मुजफ्फरपुर में नशे की हालत में एक होमगार्ड के जवान ने खूब हंगामा मचाया। जब होमगार्ड के डिविजनल कमांडेंट ने नशेड़ी जवान की फटकार लगाई तो वो कमांडेंट से ही भिड़ गया। बाद में नशे की हालत में हंगामा कर रहे जवान वीरेंद्र सिंह को नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। में धुत जवान को थाने लाया गया। नशे में धुत जवान का नाम वीरेंद्र सिंह है और उनका जब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया तो जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में कौवे की अचानक हो रही मौत से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। यहां सकरा के चंदन पट्टी गांव में आम के बागीचे में एक साथ 10 से ज्यादा मरे हुए कौवे पाए गए, जिससे गांव में बर्ड फ्लू की आशंका को लोग लेकर चिंतित हैं। वहीं ग्रामीणों ने इस बाबत अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीम गांव पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने बर्ड फ्लू से कौवों की मौत से इनकार किया है। इसे मरने के बाद जो सिम्टम आता है, जो सूजन होना चाहिए आँख में, नाक में, गले में, ये सब सूजन नहीं देखा जा रहा है। और हम लोग को लग रहा है कि या तो किसी तरह से आसपास में कहीं पर कोई इंटॉक्सिकेशन के चलते हुआ है या ठंडा लगने के चलते भी हो सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग आसपास के कुछ सैंपल ले रहे हैं और
अगल बगल में जो पोल्ट्री फार्म है एग्जिस्टिंग, उसका भी कुछ सैंपल हम लोग लेंगे। जो पोल्ट्री फार्मर है वो सब तरह से अपने सफाई बरते। उम्र महज 7 साल, लेकिन प्रतिभा ऐसी कि बड़े भी पीछे छूट जाएं। छपरा के रहने वाले कृष्ण प्रिया कुछ ऐसा ही जादू बिखेर रही है, इसका कंठ में मानो साक्षात सरस्वती वास करती हो। ये रिपोर्ट देखिए। सबको तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने के कारण ज्ञान कहा गया है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। छपरा के काशी बाजार की कृष्ण प्रिया किसी परिचय की मोहताज नहीं है। महज 3 साल की उम्र से ही कृष्ण प्रिया को रामायण के सुंदरकांड की चौपाइयां कंठस्थ हैं। तो महाभारत की कथा, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक, बालकांड, महापुराण, वेद और रसखान की कविताएं भी याद हैं। मैं रामायण, महाभारत, महापुराण, वेद, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस ये सब जानती हूँ। मैं सुबह में 4 बजे उठ जाती हूँ, रामायण, महाभारत ये सब पढ़ती हूँ। कृष्ण प्रिया जितनी जानकारी संस्कृत भाषा की रखती है, उतना ही विज्ञान पर पकड़ रखती हैं। कृष्ण प्रिया का सपना IAS बनने का है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? The rate of change of momentum is directly proportional to impress force and that change be in the direction of force. आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताओ। When a body is completely or partially immersed in the liquid, it experiences and upward surge equal to weight of displaced liquid. कृष्ण प्रिया के पिता भी अपनी नन्ही बेटी पर गर्व करते हैं और इसकी प्रतिभा का लोहा मान रहे हैं। कृष्ण प्रिया की इस प्रतिभा को CM नीतीश कुमार ने भी सराहा था और मंच पर सम्मानित भी किया था। रामचरितमानस से लेकर श्रीमद् भागवत गीता का लगभग पूरा श्लोक और छंद और चौपाई पूरा याद है इसको, और वेद का भी काफी श्लोक याद है, लगभग 150-200 के आसपास श्लोक याद है। कृष्ण प्रिया का मकसद खो रही संस्कृति और संस्कृत भाषा को जिंदा रखना है, जिसे लेकर वो न सिर्फ ज्ञान की गहराई में डूबने को बेताब है, बल्कि देश और समाज को बदलने के लिए भी संकल्प लिए हुए है। मेरा लक्ष्य है कि मैं संस्कृत और संस्कृति की रक्षा करूं, क्योंकि आजकल संस्कृत खत्म हो गया है और संस्कृति नष्ट हो गई है। कहते हैं प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, तभी तो कृष्ण प्रिया ने भी ये साबित कर दिया कि छोटी उम्र में भी बड़ा कमाल किया जा सकता है, जिसकी चाहत खिलौनों से खेलने की नहीं बल्कि धर्मशास्त्र के जरिए समाज को बदलने की है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।